हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक कोर्स है उसका लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम सरफेजी के बारे में बात करेंगे। सरफेजी एक ऐसा कानून है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सरफेजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे सरफेजी क्या है, सरफेजी क्यों आया था, सरफेजी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और किस तरह से सरफेजी जो है लोन रिकवरी में मदद करता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सरफेजी एक्ट ऑफ 2002। सबसे पहले हम सरफेजी की फुल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म में ही सारा रस छुपा होता है कई बार। यहाँ पे देखिए, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसको हम शॉर्ट में सरफेजी बोलते हैं। और क्योंकि ये एक्ट है तो मतलब ये भारत का एक कानून है, राइट। 2002 में आया था। एमसीक्यूज में पूछते हैं एग्जैक्ट डेट, तो 21 जून 2002 से ये लागू हो गया था। ये पूरे भारत में अप्लाई हो चुका है, राइट। जम्मू कश्मीर में भी जब से आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 जब से कश्मीर में हटा है या डाइल्यूट हुआ है, तब से भारत में जो भी कानून हैं वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होते हैं। तो सरफेजी भी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 21 जून 2002 से ये लागू हो गया था। तो सरफेजी क्या करता है, ये बैंकों को और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह, उन्हें ये अधिकार देता है कि वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को नीलाम करके अपना जो लोन है वो रिकवर कर सकते हैं। सरफेजी की जरूरत ही क्यों पड़ी ये समझिए। मान लीजिए कोई बैंक है, आप उसके पास गए और आपने बैंक से लोन ले लिया। अब आपने लोन बैंक को नहीं चुकाया, ठीक है। तो सरफेजी के पहले बैंक के पास क्या तरीका था आपके खिलाफ कार्रवाई करने का? कुछ भी नहीं। उसको कोर्ट में केस करना पड़ता था, सिविल केस जो बोलते हैं जिसे, या सिविल सूट बोलते हैं, वो करना पड़ता था। और उसमें फिर सालों लग जाते थे, क्योंकि हमारे जो अदालतें हैं उनमें पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे केसेस हैं, लाखों केसेस हैं। तो उनमें कई बार 5 साल, 10 साल, 15, बल्कि 20-25 साल भी लग जाते थे। इस वजह से हमारे बैंकों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोन ले तो लेते थे लेकिन उसे वापस नहीं करते थे, जबकि बैंक के पास वो कोलेट्रल भी रखते थे, यानी कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते थे। लेकिन बैंकों के पास उस गिरवी रखवाई हुई प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी को किसी भी तरह से लोन रिकवरी इंस्ट्रूमेंट में खुद कुछ करने का तरीका नहीं था। उन्हें उसके लिए अदालत के पास जाना पड़ता था और अदालत के फैसले के बाद ही कुछ हो पाता था, लेकिन उसमें समय लगता था। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भारत में कई कमेटियां बनी, जैसे फॉर एग्जांपल नरसिम्हा कमेटी 1, नरसिम्हा कमेटी 2 और अंधिया रुजिना कमेटी। तो इन कमेटीज के नाम आप याद रख सकते हैं कि कौन से कमेटी की सिफारिशों पे या कौन सी कमेटी के कहने पर सरफेजी कानून आया। तो नरसिम्हा कमेटी 1, नरसिम्हा कमेटी 2 और अंधिया रुजिना कमेटी। ये कमेटी हमारे बैंकिंग सिस्टम को एसेस करने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इन्होंने कहा कि कुछ एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे बैंकों को अदालत ना जाना पड़े, बैंक खुद ही एक तरह से अदालत वाला काम कर लें, ठीक है। तो फिर आया सरफेजी कानून। और सरफेजी कानून जो है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसकी वजह से भारत में संभव हुई। सबसे पहली, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। देखो, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो बैंक की लोन रिकवरी करती हैं। आप ये समझिए कि बैंक का काम क्या होता है। बैंक का काम होता है लोन देना, ठीक है, और बैंक का काम होता है डिपॉजिट्स वगैरह मेंटेन करना, एक तरफ से लेना एक तरफ से देना। लेकिन बैंक का काम लोन रिकवरी नहीं होता है। एक जो बैंक होता है उसको 1000 तरह के काम होते हैं, लेकिन बैंक लोन रिकवरी में स्पेशलाइज नहीं होता है। ये बैंक का काम नहीं होता है कि लोगों के पीछे भागो अगर वो लोन ना दे, तो ये बैंक का काम नहीं होता। तो कुछ कंपनी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसी। ये बैंक के पास जाती हैं और उनसे जो उधार है वो खरीद लेती हैं। स्ट्रेस्ड एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीद लेती हैं। इसका क्या मतलब है? मान लो आप किसी बैंक के पास जाते हो और आपने 5 करोड़ रुपए का कर्जा बैंक से लिया।
लेकिन अब आपने वो नहीं चुकाया 90 दिन तक, ना तो आपने कर्जा चुकाया मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, ना ही कोई ब्याज दिया 90 दिन तक, तो वो बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी ऐसा पैसा जो 90 दिन तक बैंक को ना चुकाया जाए, या तो मूलधन 5 करोड़, या बैंक मान लो उस पर 10% ब्याज लेता है, तो आपने ना तो ब्याज चुकाया ना मूलधन चुकाया, प्रिंसिपल चुकाया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। 5 करोड़ रुपए अब बैंक को ये डूबते हुए दिख रहे हैं, और बैंक को लग गया कि वो आपसे ये रिकवर नहीं कर पाएगा, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंक हायर कर लेता है, या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खुद ही बैंक के पास आके बोल देती है, एक काम करो, मैं 4 करोड़ रुपए में आपका ये उधार खरीद लेती हूँ। तो बैंक कहेगा ठीक है, 4 करोड़ तो मुझे मिल रहे हैं, राइट। तो बैंक को ये 4 करोड़ दे देगी, और फिर रिकवरी की कोशिश करेगी इसी व्यक्ति से। और मान लो इसने रिकवर किया 4.5 करोड़, तो फिर 50 लाख का प्रॉफिट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने कमा लिया। तो भारत में सिक्योरिटाइजेशन या जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये बनती हैं सरफेजी एक्ट के वजह से। ठीक है, तो सरफेजी कानून या तो बैंक लगाता है लोन रिकवरी के लिए, वरना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक के बिहाफ पे लगा सकती है। और भारत में अभी तक जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, वो सारी प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हैं, लेकिन प्राइवेट हैं। लेकिन पहली बार भारत में एक सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी अभी खुली है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सिक्योरिटाइज करती हैं, या जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करती हैं, तो उनका काम होता है लोन रिकवरी, और वो बैंकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं लोन को रिकवर करने में। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज़ सरफेसी के आने से हुई, वो है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है, जब आप लोन लेते हो और बदले में कुछ गिरवी रखवाते हो, यानी कोलेट्रल देते हो बैंक में, तो अगर आप बैंक का लोन वापस नहीं करते, तो बैंक आपके लोन को ऑक्शन कर सकता है, यानी जो आपने सिक्योरिटी रखवाई है, ठीक है, उसकी नीलामी करके अपना कर्जा वसूल कर सकता है। इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप बैंक में रखवाते हो, जब आप लोन लेते हो, अगर आप लोन नहीं दोगे, तो उसके एवज में, उसके बदले जो बैंक है वो आपकी गिरवी रखवाई हुई चीज़ को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता है। इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और तीसरी चीज सरफेजी के आने से जो हुआ, वो एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनी। सेंट्रल रजिस्ट्री क्या होती है? हम इसे सरसई पोर्टल बोलते हैं, और सरसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये एक ऑनलाइन सिक्योरिटी डेटाबेस है पूरा, जिसमें अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास रखवाई है और उस पर लोन लिया है, तो उसकी सारी जानकारी आ जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और इसके व्यक्ति के पास एक घर है, उसने उस घर को बैंक में गिरवी रखवा के लोन ले रखा है। ठीक है, घर को उसने मॉर्टगेज कर दिया है बैंक में, और बदले में लोन ले लिया है। अब वो किसी दूसरे बैंक के पास जाता है और इसी घर को दोबारा से गिरवी रखवा के लोन लेने की कोशिश करता है। और इस तरह के फ्रॉड बहुत ज़्यादा देखे जाते थे बैंकिंग सिस्टम में, जहाँ पे एक व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी पर अलग अलग बैंक में जाके उसको गिरवी रखवा के मल्टीपल लोन ले लेता था। अब ये सब संभव नहीं है, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्री बनती है, जिसे हम सरसई पोर्टल बोलते हैं, CERSAI। सरसई पोर्टल पर जो भी व्यक्ति लोन लेता है, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसने बदले में क्या कोलेटरल रखवाया, क्या मॉर्टगेज किया, या प्लेज किया, या हाइपोथिकेट किया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे उसका रिकॉर्ड होता है। तो एक व्यक्ति किसी भी तरह से इस तरह का फ्रॉड अब नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ये भी जो सेंट्रल रजिस्ट्री बनी या सरसई पोर्टल बना, ये भी सरफेजी के कानून के आने के बाद ही बना। तो ये बहुत बड़े फायदे थे सरफेजी के। सबसे बड़ा फायदा जो सरफेजी का था, वो ये था कि सरफेजी के आने से जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब होता है जो उधार देता है, आप इसे बैंक भी बोल सकते हो। तो बैंक होता है जो क्रेडिट देता है, यानी क्रेडिटर। तो क्रेडिटर जो है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कर सकता है, यानी कि वो अपना लोन रिकवर कर सकता है आपके कोलेटरल को बेचकर, बिना कोर्ट की परमिशन के। यानी कोर्ट की उसमें दखल अंदाजी नहीं चाहिए, इंटरवेंशन नहीं चाहिए। यानी कि वो एक बैंक को कुछ हद तक जुडिशियल पावर देता है। और यही सबसे बड़ी ब्यूटी है सरफेजी की, कि बैंक खुद ही लोन रिकवर कर सकता है, उसको अदालत के दरवाजे खटखटाने की या किसी भी तरह का सिविल केस या सिविल सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब बैंक सरफेजी लगाता है, तो बैंक की तरफ से
कोई ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो सरफेजी लगाएगा, और ये ऑफिसर मिनिमम स्केल फॉर ऑफिसर होना चाहिए, मिनिमम स्केल फॉर, और उसकी रैंक एक चीफ मैनेजर से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो ऑफिसर होता है इसे बैंक का जो भी बोर्ड होता है वो अपॉइंट करता है, यानी बैंक के जो आला अधिकारी होते हैं, आला अफसर होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, डायरेक्टर वगैरह, तो जो भी बैंक के बोर्ड पे हैं वो अपॉइंट करते हैं इस ऑफिसर को, जो किसी कंपनी के खिलाफ सरफेजी लगाता है। और ये ऑफिसर कम से कम स्केल 4 या चीफ मैनेजर के पद या उसकी रैंक का होना चाहिए। समझ में आया? सरफेजी लगाने के लिए। अब इससे पहले मैं सरफेजी में और आगे बढ़ूं, आपको एक बार फटाफट ये बता देता हूं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम कैसे करती है। ठीक है, तो यहां पे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये मैं हूं और मैंने 5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया बैंक से, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर बोली, ये पैसा आपको मिल नहीं रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, आप मुझे बेच दो। अब देखो, लोन का जो साइज है वो 5 करोड़ है, यानी मैंने जो लोन लिया था 5 करोड़ का लिया था, यानी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू मतलब जो भी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 5 करोड़। लेकिन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 5 करोड़ से कम ही देगी बैंक को, क्योंकि रिस्क है ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। जरूरी नहीं ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी लोन रिकवर कर पाए, वो पूरी कोशिश करेगी क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन है लोन रिकवर करना, लेकिन वो बैंक को कभी भी पूरा पैसा नहीं देगी। वो कहेगी ठीक है आप मुझे ये 3 करोड़ में दे दो। तो चलो मान लेते हैं कि 3 करोड़ में बैंक बोलता है चलो ठीक है 5 की बजाय 3 आ गए, कोई बात नहीं, 2 मर गया कोई बात नहीं, तो 3 करोड़ एसबीआई को मिल जाएंगे। ठीक है, अब भारत में अभी अभी एक सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी है, ARCIL, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, और इसके तहत दो चीजें हैं, एक है NARCL और एक है IDRCL। अभी तक जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला काम है, बैंक से उधार खरीदना और फिर इस उधार को रिकवर करने की कोशिश करना, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही करती थी, लेकिन अब सरकारी कंपनी भी कर पाएगी। और सरकारी कंपनी के और भी फायदे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे सरकारी कंपनी की गारंटी सरकार लेती है तो उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। तो अब जो सरकारी कंपनी बनी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हम इसको बैड बैंक भी बोलते हैं। ये काम कैसे करता है? इसमें दो कंपनियां हैं, एक है NARCL और एक है IDRCL। ठीक है, तो NARCL क्या करेगी, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी और उधार खरीदेगी, यानी कि डेब्ट को बाय करने का काम जो करती है, स्ट्रेस्ड एसेट को या नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बाय करने का काम बैंकों से जो करती है वो करती है NARCL। तो 5 करोड़ का जो कर्ज था, इसने 3 करोड़ रुपए बैंक को चुकाए और ये पूरा अकाउंट खरीद लिया। ठीक है, अब ये अकाउंट आ जाएगा IDRCL के पास, और एक्चुअल में जो लोन रिकवरी करेगा या जो डेब्ट रेजोल्यूशन करेगा वो करेगा IDRCL। IDRCL इस 3 करोड़ को आगे बेच सकता है किसी और को, थर्ड पार्टी को। हो सकता है कोई और कंपनी बोले कि भाई ये 3 करोड़ की बजाय मैं आपको 3.25 दे रहा हूं, आप मुझे दे दो पूरा अकाउंट, तो 25 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, ऐसे भी हो सकता है। या उस व्यक्ति पर सरफेजी ये लोग लगाएंगे और लोन रिकवरी की कोशिश करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी बेचेंगे या जो भी उसने गिरवी रखवाया था उसको बेचेंगे, ये सब काम करके वो लोन रिकवरी की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो NARCL का काम होता है बैंकों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट या उधार खरीदना, और IDRCL का काम होता है उस उधार को रिजॉल्व करना या उस उधार को बेचना। क्लियर? और इन दोनों को मिला के बोलते हैं बैड बैंक। अच्छा, क्या ये जो 3 करोड़ है ये पूरा अपफ्रंट मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से? नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1585। इस फॉर्मूले को हम 1585 बोलते हैं। 15% अमाउंट तो अपफ्रंट मिल जाता है। अब जैसे 3 करोड़ रुपए की बात हो गई कि चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है ठीक है 3 करोड़ दे देना, तो 3 करोड़ का 15% यानी 45 लाख रुपए तो अपफ्रंट मिल जाएगा, एकदम लंप सम मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और बचा हुआ जो अमाउंट है, यानी 3 करोड़ में से 45 लाख आप माइनस कर दो, तो 2.55 करोड़, जो लगभग 2.55 करोड़ का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, इन सिक्योरिटी रिसिप्ट की गारंटी भारत की सरकार लेती है, और जब ये सिक्योरिटी रिसिप्ट मिल गए तो फिर IDRCL कोशिश करेगा लोन रिकवरी की। अब मान लो कि वो लोन रिकवर कर पाया सिर्फ 2 करोड़, मान लो 5 करोड़ का लोन मैंने लिया था और IDRCL रिकवर सिर्फ 2 करोड़ कर पाया। ठीक है, और बात हुई है 3 करोड़ की, यानी 1 करोड़ का लॉस हो गया इस कंपनी को, लेकिन ये 1 करोड़ बैंक को तो देना ही है 3 करोड़, तो ये 1 करोड़ कौन देगा? ये भारत की सरकार देगी, क्योंकि उसने गारंटी ली हुई है। कोई डाउट? उसने गारंटी ली हुई है
तो ये 1 करोड़ रुपया का जो शॉर्टफॉल है ये भारत की सरकार देगी। इसी का मतलब होता है गवर्नमेंट की गारंटी। और क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी है तो सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अब जो शुरू हुई है पिछले ही साल 2021 में, वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगी कंपेयर टू प्राइवेट। अभी तक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला काम गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लेकिन प्राइवेट कंपनियां ही करती थी। तो 1585 का स्ट्रक्चर होता है। 15% अमाउंट जो होता है वो अपफ्रंट दिया जाता है। जितने में भी बात हुई है, यहाँ पे 3 करोड़ की बात हुई थी, तो 15% अपफ्रंट मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से, और बचा हुआ 85% जो है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट की फॉर्म में होगा। और बाद में वो लोन रिकवरी की कोशिश करेगी। जितना कर पाएगी उतना ठीक है, जितना नहीं कर पाएगी तो जो गैप है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट रिसिप्ट जो थी, गवर्नमेंट ने उनकी गारंटी ली थी सिक्योरिटी रिसिप्ट की, तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। और अगले 5 सालों में भारत की सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए तक की गारंटी ली हुई है। 30,600 करोड़ रुपए तक भारत की सरकार खर्चा करने को तैयार है इस गैप को फंड करने के लिए। यानी अगर आईडीआरसीएल लोन रिकवरी नहीं कर पाती है तो टोटल मिला के 5 सालों में 30,600 करोड़ रुपए तक का जो शॉर्टफॉल होगा वो भारत की सरकार ने उसकी गारंटी ली हुई है। कोई डाउट इसमें? अब कुछ टेक्निकल चीजें। एनएआरसीएल जो है इसमें 51% मिनिमम ओन करेंगे हमारे सरकारी बैंक। हमारे सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक 51% ओन करेंगे एनएआरसीएल में। और जो आईडीआरसीएल है, जो डेट रेजोल्यूशन करती है या एनपीए को जब एनएआरसीएल खरीदती है तो आईडीआरसीएल उसे सेल करती है, ठीक है, और डेट रिजॉल्व करती है। तो आईडीआरसीएल में मैक्सिमम सरकारी जो बैंक हैं और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो 49% मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं। एनएआरसीएल में सरकारी बैंक 51% ओन करेंगे मिनिमम, और सरकारी बैंक और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है वो 49% आईडीआरसीएल में मैक्सिमम ओन करेंगे। और बचा हुआ 51% आईडीआरसीएल में प्राइवेट बैंक ओन करेंगे, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट की बात मैंने करी यहाँ पे, ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू होते हैं 85% के लिए, ये डिफाइन किए हुए हैं सरफेजी एक्ट के सेक्शन 21ZG में, तो ये भी ध्यान रखिए। ज़्यादा नहीं, मैं आपको बस 5-6 सेक्शन बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। आपको इतने सारे सेक्शन याद नहीं रखने, सिर्फ 5-6 रखने हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, बस उतने ही आपको रखने हैं याद और उतने ही आपको रिवाइज करने हैं। तो सरफेजी का अगर एक लाइन में मैं बोलूं सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो ये कि सरफेजी आने से पहले कोई भी कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन नहीं था कि आप जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकें, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की तरह जो भारत के बैंक थे और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वगैरह, उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो जो सिक्योरिटीज हैं, जो भी कोलेट्रल रखवाया हुआ है, उसको पोजेशन में लेकर उसको बेच सकें। सरफेजी के आने के बाद ही ये अधिकार हमारे बैंकों को डायरेक्टली दिए गए। अब क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे सरफेजी कानून अप्लाई नहीं होता? तो ये है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अनसिक्योर्ड लोन्स। देखो, अगर सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में क्या फर्क होता है? सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके बदले में आपने बैंक में कुछ गिरवी रखवाया हुआ है, यानी कोलेट्रल रखवाया हुआ है, उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे मान लो स्वनिधि योजना है हमारी केंद्र सरकार की। स्वनिधि योजना में जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्वनिधि, उनको 10,000 रुपए का गारंटी फ्री लोन मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अनसिक्योर्ड लोन। अगर वो वापस भी नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। हाँ, सरकार कोशिश करेगी कि वो वापस करें, इसलिए उन्हें अट्रैक्टिव ऑफर दिए जाते हैं कि जैसे अगर आप समय पे लौटाओगे तो आपका ब्याज माफ हो जाएगा या ब्याज कम हो जाएगा, आपको फिर बाद में हम और ज़्यादा लोन दे सकते हैं अगर आपने ये 10,000 समय पे चुका दिया। इस तरह से सरकार कोशिश करती है कि वो समय पे चुकाएं, लेकिन अगर वो नहीं चुकाते तो भी कुछ उनका गिरवी ऐसा नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है। तो अनसिक्योर्ड लोन पे ये अप्लाई नहीं होता सरफेजी, ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन पे अप्लाई होता है। यानी बैंकों को ये ताकत दी गई है कि जो भी आपने कोलेट्रल रखवाया है बैंक में उसको बैंक बेच सके। तो इसका मतलब सरफेजी अनसिक्योर्ड लोन पे अप्लाई नहीं होता, सरफेजी कानून अप्लाई होता है सिर्फ सिक्योर्ड लोन पे। दूसरी बात, 1 लाख रुपए से कम का अगर लोन है तो उस पर सरफेजी अप्लाई नहीं होगा। सरफेजी कानून तभी अप्लाई होगा जब लोन कम से कम 1 लाख या उससे ज्यादा का है। उसके बाद अगर आप 80% चुका दिया आपने 80%, तो फिर ये सरफेजी अप्लाई नहीं होगा। मान लो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से और आपने 4.5 लाख चुका दिए,
अब आपका सिर्फ 50,000 रुपये बकाया है, यानी कि आपने 90% जो लोन है वो चुका दिया है, तो फिर सरफेसी अप्लाई नहीं होगा। इस 50,000 की रिकवरी के लिए बैंक आपका कुछ भी नहीं बेच सकता। समझ में आया? तो अगर आपने 80% कम से कम लोन चुका दिया है, सिर्फ 20% से कम बचा है ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो सरफेसी अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद सरफेसी एग्रीकल्चर लैंड पे अप्लाई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लोन रिकवरी के लिए आप कृषि वाली भूमि बेच के उसको रिकवर कर लो, नहीं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं बेच सकते, या आप कोई एयरक्राफ्ट या शिप या वेसल उसे भी नहीं बेच सकते। यानी अगर आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना चाहते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स करने का मतलब होता है लोन की रिकवरी करना कोलेटरल को बेचकर, तो वो एग्रीकल्चर लैंड और एयरक्राफ्ट या शिप या वेसल पे अप्लाई नहीं होगा। ये इन सब जगह पे सरफेसी अप्लाई नहीं होता। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए कि ये सरफेसी काम कैसे करता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। मेरी कंपनी है स्टडी आईक्यू प्राइवेट लिमिटेड। मान लेते हैं मैं इसका अकेला मालिक हूं और मुझे लोन चाहिए। ठीक है, तो मैं गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जो क्रेडिट दे रहा है, जो लोन दे रहा है, यानी कि बैंक। तो ये हो गया क्रेडिटर। अब मुझे लोन चाहिए मान लो 50 करोड़ रुपए का। मुझे ये लोन चाहिए क्योंकि मैं स्टडी आईक्यू को बहुत फैलाना चाहता हूँ, नए टीचर हायर करना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी जो है कोचिंग्स डालना चाहता हूँ पूरे इंडिया में। तो मुझे 50 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब बैंक ने कहा नहीं, हम ये लोन आपको नहीं देंगे। मैंने कहा एक काम करो, मेरी प्रॉपर्टी रख लो अपने पास। मेरी बिल्डिंग है जिसमें मैं क्लासेस लेता हूँ, उसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, ये मैं आपके पास रखवा देता हूँ। यानी कि स्टडी आईक्यू की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 100 करोड़ है। तो बैंक कहेगा ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो बिल्डिंग है इसके कागज मुझे दे दो और 50 करोड़ का लोन ले लो। तो बैंक एग्री कर जाता है मुझे 50 करोड़ का लोन देने के लिए, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी है मेरे पास वो 100 करोड़ की है और बैंक के पास रखवा दी है। कोई डाउट यहां पे? आपको जनरली मैं बता दूं कि ये जो अमाउंट होता है ना, जो लोन मिलता है, जैसे मैंने 50 करोड़ का लोन ले लिया, जनरली जो भी मैं रखवाता हूं चीज, उसकी वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है, जनरली। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, उसमें बैंक बहुत सारी चीजें देखता है। मेरी गुडविल कैसी है, क्या मैंने पहले भी लोन लिए थे और उनको चुकाया है, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, दूसरे बैंकों से जब मैंने लोन लिए तो क्या उन्हें चुकाया, तो सारा मेरा बैकग्राउंड चेक होता है। मेरी कंपनी की ग्रोथ कैसी है, मेरी बाजार में रेपुटेशन कैसी है, क्या मेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है या नहीं है, मेरे एसेट्स कितने हैं, बहुत सारी चीजें देख के बैंक देता है। कई बार बैंक ऐसा भी कर सकता है कि आपने मान लो बहुत कम पैसा रखवाया, मान लो आपने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी रखवाई, लेकिन फिर भी आपको 100 करोड़ का लोन मिल गया, ऐसा भी संभव है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। जनरली क्या होता है, जो भी आपको लोन मिलता है ना, जितनी प्रॉपर्टी आप रखवा रहे हो उसके कम ही मिलता है। ठीक है, जनरली। तो स्टडी आईक्यू क्या है? डेप्टर है। डेप्टर मतलब जो उधार ले रहा है। तो मैंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी रखवा दी, ठीक है, बैंक के पास, और 50 करोड़ रुपए का जो है लोन बैंक से मैंने ले लिया। अब ये लोन कैसा है? ये सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन मतलब जिसके बदले में कुछ एसेट रखवाया जाता है। इस एसेट की वैल्यू या तो इक्वल होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए जितना मैं लोन ले रहा हूं उससे। जैसे इस केस में ये ज्यादा है, मैंने एसेट ज्यादा के रखवाए हैं, लोन कम कर लिया है। दूसरी बात, जब भी मैं बैंक में कुछ अपना एसेट रखवाता हूं कोलेटरल के तौर पे, ठीक है, डेट सिक्योर करने के लिए, इसे बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज। मैंने बताया ये सिक्योर लोन है। अगर मैं कोलेटरल नहीं रखवाता तो ये अनसिक्योर्ड लोन होता। अब मैंने कोलेटरल रखवा दिया तो मतलब सिक्योर्ड लोन है। यानी जब मैं लोन को सिक्योर करने के लिए, डेब्ट को सिक्योर करने के लिए अपना कोई एसेट बैंक के पास गिरवी रखवाता हूं, कोलेटरल रखवाता हूं, कोलेटरल के तौर पे रखवाता हूं, उसे बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज समझिए, ये जो मेरी बिल्डिंग है, क्या ये बैंक ने इसका पोजेशन ले लिया है? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। नहीं लिया है। ये बिल्डिंग आज भी मेरी है, मैं इसमें अपना कोचिंग चला रहा हूं। हाँ, बिल्डिंग के कागज बैंक के पास हैं, लेकिन बिल्डिंग बैंक के पास नहीं है। बिल्डिंग मेरे ही पास है और उसको मैं डेली यूज में ले रहा हूं। मैं वहां पे अपनी कोचिंग चला रहा हूं, अपनी क्लासेस चला रहा हूं। तो बिल्डिंग के कागज बैंक के पास है, लेकिन बिल्डिंग का पोजेशन अभी बैंक के पास नहीं है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जो चार्ज क्रिएशन होता है, यानी कोलेटरल जब रखवाया जाता है, तो वो तीन तरह से रखवाया जा सकता है। ये तीन तरीके होते हैं: प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज। ये सुपर इंपॉर्टेंट है।
इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं बड़े कंसेप्चुअली आपको ये समझाता हूं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, 3 तरीकों से आप बैंक में कोलेट्रल रखवा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं प्लेज की। प्लेज जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। अब ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई सोने का हार है, ज्वेलरी, वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। या आपके पास अपना शेयर का सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग स्कीम में आपने लगाया हुआ है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। लेकिन मान लो आपका मकान है, तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी ज़मीन है, अगर ज़मीन का टुकड़ा है आपके पास, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो प्लेज जो है ये डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्लेज वर्ड सरफेजी एक्ट में नहीं है, लेकिन प्लेज वर्ड डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहता है प्लेज क्या होता है? प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। देखो, प्लेज का मतलब ये है, मान लो मुझे 50 करोड़ रुपए का लोन चाहिए और मेरे पास घर में 100 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पड़ी हुई है। 100 करोड़ रुपए के मेरे पास डायमंड हैं, हीरे हैं, सोने के हार हैं, सोने की ईंट है मेरे पास 100 करोड़ की, ठीक है, या 50 करोड़ की, जो भी। मैं वो ले जाके बैंक के पास रखवा दूंगा और बैंक मुझे लोन दे देगा। जैसे गोल्ड लोन होता है। गोल्ड लोन का मतलब क्या होता है? जब आप सोना बैंक में जाके रखवा देते हैं और उसके ऊपर आप लोन ले लेते हैं, तो वो गोल्ड लोन होता है। तो उस केस में मैं अपना सोना बैंक के पास प्लेज कर रहा हूं। तो प्लेज के केस में आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, प्लेज सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ठीक है, प्लेज जब आप कुछ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेज के केस में जो पोजेशन होता है वो बैंक के पास होता है। जैसे मैंने अपना सोना रखवा दिया बैंक में जाके, हीरा रखवा दिया, हीरे के जवाहरात रखवा दिए, ठीक है, अपने शेयर मैंने बैंक के पास रखवा दिए कि भाई मैं, मेरा इस कंपनी में 10% शेयर है और 10% की वैल्यू 50 करोड़ है, ये लो सारे कागज आपके। कल अगर मैं ना चुका हूं तो मेरी कंपनी के शेयर बेच के पैसा अपना ले लेना। तो ये प्लेज मतलब, प्लेज में दो चीजें याद रखनी है। प्लेज सबसे पहला मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, और दूसरा, प्लेज में जो पोजेशन होता है प्रॉपर्टी का वो बैंक के पास होता है। ठीक है, ये होता है प्लेज। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज में प्लेज हो गया मेरा। अब आते हैं हाइपोथिकेशन क्या होता है। हाइपोथिकेशन डिफाइन करता है सरफेजी में। हाइपोथिकेशन सेक्शन 2N में ये डिस्क्राइब किया हुआ है। हाइपोथिकेशन मीन्स अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्रिएटेड बाय अ बोरोवर इन फेवर ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन। देखो, हाइपोथिकेशन में और प्लेज में एक ही फर्क होता है। प्लेज भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है और हाइपोथिकेशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन प्लेज में जो पोजेशन होता है वो बैंक के पास होता है। आपने अपने जेवर बैंक के पास रखवा दिए तो बैंक के पास है, यानी पोजेशन बैंक के पास है। लेकिन हाइपोथिकेशन में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन बोरोवर के पास होता है, यानी मेरे पास है, आपके पास है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे 25 लाख रुपए का लोन लेना है और मैं अपनी गाड़ी, मेरे पास एक गाड़ी है जो काफ़ी कीमती गाड़ी है, BMW गाड़ी है मेरे पास 1 करोड़ रुपए की। तो मैं बैंक के से कहूंगा ये जो 1 करोड़ की गाड़ी है इसके कागज ले लो मेरे से और मुझे लोन दे दो। तो बैंक कहेगा ठीक है, कल को आप लोन वापस नहीं करते तो ये गाड़ी बेच के हम अपना लोन वापस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है, ये जो गाड़ी है इसके सिर्फ पेपर बैंक में जमा हो जाएंगे, गाड़ी मेरे पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी मुझे बैंक के आंगन में जाके रख देनी है, नहीं, मैं गाड़ी यूज करता रहूंगा। तो गाड़ी का पोजेशन मेरे पास ही रहेगा, लेकिन हाँ, गाड़ी मैंने बैंक में एक तरह से कोलेट्रल के तौर पे रखवा दी। लेकिन गाड़ी का कोलेट्रल के तौर पे रखवा दी, लेकिन पोजेशन अभी भी मेरे पास है। तो ये फर्क होता है प्लेज में और हाइपोथिकेशन में। प्लेज भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है और हाइपोथिकेशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्लेज में जो पोजेशन होता है वो बैंक के पास होता है, लेकिन हाइपोथिकेशन में जो पोजेशन होता है, मैं पोजेशन की डिलीवरी नहीं करूंगा। पोजेशन मेरे पास ही रहेगा प्रॉपर्टी का। जो भी मैं कोलेट्रल रखवा रहा हूं उसका पोजेशन मेरे पास ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल वाला एग्जांपल मैंने दिया। अब आते हैं मॉर्टगेज पर। मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज को डिफाइन करता है सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882।
मॉर्टगेज का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस बाय वे ऑफ लोन। तो मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। जैसे अब मैंने अपनी स्टडी आईक्यू की जो बिल्डिंग है वो बैंक के पास उसके कागज रखवाए थे, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब मैंने कोलेटरल के तौर पे रखवाई तो वो मॉर्टगेज है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मॉर्टगेज जो होता है उसमें जो पोजेशन होता है वो किसके पास होता है? वो मेरे ही पास होगा। तो हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में ये सिमिलैरिटी है, दोनों में पोजेशन बोरोवर के पास होता है। वो गाड़ी का पोजेशन भी मेरे पास था और मेरी बिल्डिंग का पोजेशन भी मेरे पास है, मैं उसमें स्टडी आईक्यू अभी भी चला रहा हूं। हाँ, कागज उसके बैंक के पास है लेकिन बिल्डिंग का पोजेशन मेरे पास है। तो हाइपोथिकेशन में और मॉर्टगेज में डिफरेंस क्या है? हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है और मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों केस में पोजेशन बैंक के पास नहीं बल्कि बोरोवर के पास होता है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है, इसमें आपको बड़ी आसानी से आप कंपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्लेज, फिर हाइपोथिकेशन और फिर मॉर्टगेज। तो किस तरह की सिक्योरिटी आप रखवाते हैं कोलेटरल में? प्लेज में मूवेबल होती है जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, स्टॉक्स या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, और हाइपोथिकेशन में भी मूवेबल होती है जैसे मैंने आपको व्हीकल का एग्जांपल दिया था। ठीक है। मॉर्टगेज में इमूवेबल होती है। इमूवेबल मतलब क्या है? इमूवेबल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका कोई घर है, बिल्डिंग है या जमीन का टुकड़ा है, बल्कि मान लो आपने कोई फैक्ट्री डाली, उस फैक्ट्री में कोई मशीन है, तो मशीन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज जो परमानेंटली फिक्स्ड है जमीन के या अटैच्ड है लैंड के, जिसको हटाना आसान नहीं है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। जैसे मशीन वगैरह हो गई या आपकी जमीन हो गई, जमीन का टुकड़ा, तो इस केस में सिक्योरिटी मूवेबल, इसमें भी मूवेबल और इसमें इमूवेबल। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, पोजेशन किसके पास होता है? प्लेज के केस में पोजेशन बैंक के पास होता है। ठीक है। लेकिन हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में जो पोजेशन होता है वो व्यक्ति के पास ही रहता है, यानी बोरोवर के पास होता है। सिर्फ कागज जमा हो जाते हैं लेकिन पोजेशन बोरोवर के पास ही होता है। फिर एक्शन। अब प्लेज में तो बैंक के पास ही रखा है, लेंडर के पास यानी बैंक के पास ही रखा है, तो बैंक उसे आसानी से बेच के अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर सकता है। लेकिन क्योंकि हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में पोजेशन बैंक के पास नहीं है, तो बैंक पहले नोटिस भेजेगा कि मैं अपने पोजेशन में ले रहा हूं और फिर उसको बेच के अपना लोन अमाउंट रिकवर करेगा। यानी जो पहला स्टेप है वो ये है कि बैंक दोनों केस में, चाहे हाइपोथिकेशन हो चाहे मॉर्टगेज हो, उसमें प्रॉपर्टी का जो फिजिकल पोजेशन है वो लेगा, क्योंकि इन के दोनों केसेस में पोजेशन बैंक के पास नहीं है, तो वो पोजेशन लेगा और फिर उसे बेचेगा। अब समझ में आ गया डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर? प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में क्या फर्क है? चलिए, अब यहां तक कहानी क्या थी? यहां तक कहानी ये थी कि स्टडी आईक्यू प्राइवेट लिमिटेड जो है वो मॉर्टगेजर है। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, पहले आपको ये बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं कोई चीज प्लेज कर रहा हूं तो मैं हूं प्लेजर, ठीक है, और बैंक है प्लेजी। अगर मैं कुछ चीज हाइपोथिकेट कर रहा हूं तो मैं हूं हाइपोथिकेटर और बैंक है हाइपोथिकेटी। अगर मैं मॉर्टगेज कर रहा हूं तो मैं हूं मॉर्टगेजर और बैंक है मॉर्टगेजी। तो ये कुछ बस टेक्निकल एमसीक्यूज के लिए कई बार आ जाता है मॉर्टगेजी। ठीक है, मॉर्टगेजी बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉर्टगेजी है और मैंने अपनी बिल्डिंग बैंक के पास रखवा दी है, तो मैं मॉर्टगेजर हूं। ठीक है। और मॉर्टगेजर क्यों हूं? क्योंकि मेरी बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका पोजेशन मेरे पास है, यानी मैंने उसे मॉर्टगेज किया है। अब मैंने बैंक से 50 करोड़ का लोन लिया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी रखवा दी बैंक के पास, 50 करोड़ का लोन लिया, 5 साल में चुकाना है, मुझे 10% ब्याज भी देना है। ठीक है। लेकिन लेकिन डॉक्टर गौरव गर्ग यानी मैंने पैसे रिटर्न नहीं किए। आई डिड नॉट रिटर्न द मनी, यानी कि 90 दिन बीत गए और बैंक को ना तो 50 करोड़ में कोई कुछ मिला, ना तो प्रिंसिपल मिला वापस कुछ भी, ना कोई भी ब्याज मिला। ठीक है। तो ये क्या बन गया? 90 दिन तक अगर आप ना प्रिंसिपल चुकाते ना इंटरेस्ट चुकाते तो ये बन गया गैर निष्पादित संपत्ति, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई डाउट यहां तक? ये बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी सोच सकता है कि चलो यार थोड़ा टाइम और दे दो, क्या पता कुछ आ जाए, लेकिन अब उसका अधिकार बनता है कि वो सरफेजी लगा दे। सरफेजी लगा सकता है।
अब क्योंकि मैंने लोन एक ही बैंक से लिया है तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकार बनता है। वो चाहे तो मुझे और समय दे सकता है कि चलो कोई नहीं, आ जाएंगे, थोड़ा वेट और कर लो, थोड़ा वेट और कर लो। ठीक है, वो बैंक की मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अब वो चाहे तो सरफेसी लगा सकता है क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन था। राइट, बदले में कोलेटरल रखवाया है मैंने और पैसा भी नहीं दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बन गया, यानी अब मैं सरफेसी का कैंडिडेट बन जाता हूं। ठीक है, चलो ये मान लो मैंने जो 50 करोड़ का लोन लिया वो एक नहीं बल्कि 5 बैंकों से लिया। 10 करोड़ लिया मैंने 5 बैंकों से। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई सरफेसी लगेगा कि नहीं? मान लो ये लोन है एसबीआई से 10 करोड़, ये है एचडीएफसी से, ये है आईसीआईसीआई से, ये है एक्सिस बैंक से, और ये है रत्नाकर बैंक लिमिटेड से। ठीक है, 5 बैंकों से मैंने 10-10 करोड़ का लिया और बिल्डिंग उसी हिसाब से कोलेटरल रखवा दी। किसी में मैंने फर्स्ट फ्लोर रखवा दिया बिल्डिंग का, किसी में सेकंड फ्लोर रखवा दिया, या किसी भी तरह से जैसे मैंने ले लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है नहीं यार मत लगाओ सरफेसी बेचारे के ऊपर। ठीक है, मत लगाओ, बेकार में हम इसकी बिल्डिंग बिकवानी पड़ेगी, हमें मत लगाओ। ठीक है, बंदा ठीक है आ जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है सरफेसी मत लगाओ। एचडीएफसी कहता है नहीं लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, आईसीआईसीआई कहता है लगाओ, एक्सिस बैंक भी कहता है लगाओ, और रत्नाकर बैंक कहता है नहीं मत लगाओ। तो क्या मुझ पे सरफेसी लगेगा या नहीं लगेगा? कुछ बैंक कह रहे हैं भाई लगा दो, कुछ कह रहे हैं नहीं लगाओ। तो रूल ये है कि 60% वैल्यू वाले बैंकों ने अगर कह दिया जो वही होगा। 60% वैल्यू। अब मैंने 50 करोड़ का लोन लिया तो 60% वैल्यू कितनी हो गई? 30 करोड़। यानी 30 करोड़ मतलब 3 बैंक। तो अगर 5 में से 3 बैंकों ने बोल दिया कि भाई देखो लगा दो, तो लग जाएगा, मेरे ऊपर सरफेसी लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट? अब इसमें फॉर एग्जांपल आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे मैंने ये जो लोन है ये 5 नहीं बल्कि 4 बैंकों से लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लिया 30 करोड़। ठीक है, एचडीएफसी से मैंने लिया 10 करोड़, आईसीआईसीआई से लिया 5 करोड़, और रत्नाकर बैंक से लिया 5 करोड़। मान लो ऐसे होता तो 4 बैंकों से मैंने लोन लिया, टोटल 50 करोड़, लेकिन इस तरह से लिया तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कह देगा वही होगा, क्योंकि 60% वैल्यू एक ही बैंक से ली है तो इसी की चलेगी। ठीक है, ये तीनों बैंक मिलके भी बोले कि नहीं लगाना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेला बोले लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि 1:3 होगा, नहीं। वैल्यू कौन दे रहा है? 60% शेयर की मुझे जो लोन वैल्यू है उसका 60% के इक्विवेलेंट अगर बैंक ने बोल दिया तो वही होगा। समझ में आया? ये तब की बात है जब मैंने एक बैंक से ज्यादा से लिया है, लेकिन यहां पे तो मैंने एक ही बैंक से लिया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एसबीआई की मर्जी है सरफेसी लगाए या सरफेसी ना लगाए, वो चाहे तो मुझे ऑल टाइम दे सकता है। तो मान लेते हैं कि वो सरफेसी लगाने के लिए एग्री कर जाता है, उसका मैनेजमेंट कहता है कि नहीं यार ये बंदा खराब है, लगाओ सरफेसी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है सेक्शन 13(2) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे नोटिस भेजेगा, इसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। ठीक है, डिमांड नोटिस। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या लिखेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहेगा मुझसे कि भाई देखो 60 दिन का टाइम दे रहा हूं, 60 दिन के अंदर अंदर पैसा चुका दो। अगर नहीं चुकाया तो क्या करूंगा मैं? तो मैं आपकी जो बिल्डिंग है ना, जो मेरे पास रखी है, उसको अपने पोजेशन में ले लूंगा। मैंने आपको बताया था हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में पहले बैंक को पोजेशन में लेना पड़ता है, क्योंकि पोजेशन में नहीं होता। तो बैंक क्या कहेगा? ये ताकत देता है सेक्शन 13(2), ये सेक्शन काफी आता है एग्जाम में। सेक्शन 13(2) के तहत सबसे पहला स्टेप होता है, बैंक ने देख लिया कि भाई 90 दिन में कुछ नहीं आया, बन गया एनपीए, तो बैंक या तो और वेट कर सकता है या फिर वो मुझे डिमांड नोटिस भेज देगा, और उस डिमांड नोटिस में कहेगा भैया देखो 60 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसा दे दो, वरना आपकी बिल्डिंग मेरे पोजेशन में आ जाएगी। अच्छा, ये 60 दिन कब से शुरू होंगे? लेट सपोज मैंने 1 जनवरी को लोन लिया, 1 जनवरी 2022 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लोन लिया 50 करोड़ का, और अब 31 मार्च 2022 हो गया है, 3 महीने का टाइम हो गया है। ना तो मैंने 50 करोड़ में कुछ दिया, ना मैंने 10% ब्याज में कुछ दिया, कुछ नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो हो गया, बन गया ना एनपीए। अब अप्रैल का महीना आ गया, तो थोड़े दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विचार विमर्श करता है, 15 दिन, और 15 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे भेज दिया डिमांड नोटिस। कितने दिन का? 60 दिन का। लेकिन ये नोटिस मुझे कब मिला? ये मिला मुझे 20 अप्रैल को। तो ये 60 दिन कब से स्टार्ट होंगे? जिस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस बनाया उस दिन, या जिस दिन मुझे मिला उस दिन। तो याद रखिए
रिसिप्ट ऑफ नोटिस, यानी जिस दिन मुझे नोटिस मिला, डिमांड नोटिस, उस दिन से 60 दिन शुरू हो जाएंगे। अब मेरे पास कितना समय है? 60 दिन का। ठीक है, 60 दिन का समय है, यानी 20 अप्रैल को मुझे मिला था, तो 60 दिन आप मान लो 20 अप्रैल से 20 मई और 20 मई से 20 जून, यानी 20 जून तक का मेरे पास समय है 60 दिन का। इस 60 दिन में मैं क्या कर सकता हूं? मैं बैंक से एक्सप्लेनेशन ले सकता हूं, या मैं बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज थोड़ा टाइम और दे दो। समझ में आया? यानी कि मैं ऑब्जेक्शन रेज कर सकता हूं या रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मान लेते हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं बैंक से कि प्लीज थोड़ा समय और दे दो, प्लीज सरफेसी मत लगाओ, प्लीज ऐसा मत करो, गरीब आदमी हूं, मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, अभी मेरे दिन खराब हैं, प्लीज ऐसा मत करो। बैंक के ऊपर है, बैंक हो सकता है बैंक का दिल पसीज जाए और बैंक आपको और समय दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक आपकी जो रिक्वेस्ट है, या आपने ऑब्जेक्शन किया है, आप बैंक पे क्रोधित हो गए, ये भी हो सकता है कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये तो बहुत अनफेयर है, ये है वो है, जो भी है, आपको जो भी करना है 60 दिन के अंदर अंदर करो। आपको 60 दिन का समय दिया गया है, या तो 60 दिन में पैसा पैसा चुकाओ, या फिर अपना ऑब्जेक्शन रेज करो, या फिर रिक्वेस्ट करो। तो मान लेते हैं कि आपने 10 दिन के बाद 20 अप्रैल को आपको नोटिस मिला, ठीक है, डिमांड नोटिस मिला, और 10 दिन के बाद यानी कि 30 अप्रैल को आपने बैंक को ईमेल करा या कोरियर करा, जो भी आपने ऑब्जेक्शन रेज करा, ठीक है, बैंक को कहा एक्सप्लेन करो, तो बैंक को 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों सरफेसी लगा रहा है। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 13(3)(a), ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 13(3)(a) सरफेसी का बोलता है, जब बोरोवर ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई आपने मुझे पोजेशन के लिए जो नोटिस भेजा है, डिमांड नोटिस भेजा है, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, तो बैंक को 15 दिन के अंदर अंदर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। पहले ये 7 दिन का टाइम मिलता था बैंक को, लेकिन अब ये बढ़ा के 15 दिन कर दिया गया है। समय समय पे सरफेसी में बदलाव होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। अब ये 15 दिन का टाइम है, ठीक है, और 60 दिन के अंदर आप जब चाहो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ठीक है, या आप जो है बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मान लो मैं अगर 60वें दिन करता हूं ये, ठीक है, 60वें दिन 20 अप्रैल को मुझे नोटिस मिला, तो 20 जून के दिन मैं ये करता हूं जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है 20 जून को करा मैंने, 60वें दिन करा, तो बैंक का 15 दिन और लेगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं डिले कर दूंगा, अब 75 दिन हो जाएगा, क्योंकि बैंक का 15 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई करेगा? नहीं। तो आपका भला इसी में है कि आप 45वें दिन तो भेज ही दो, अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है या बैंक को रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि बैंक 15 दिन भी लेगा तो 60वें दिन तक वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक बार 60 दिन हो गए तो बैंक बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि वो डिले करे, वो 60वें दिन ही आगे फर्दर एक्शन लेना शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के वेट करोगे, चलिए यार 60 दिन होने देते हैं, 60वें दिन में अपना ऑब्जेक्शन भेजूंगा तो बैंक फिर 15 दिन का टाइम और लेगा, मैं और डिले करता हूं। नहीं, कोई डिलेइंग टेक्टिक काम नहीं करती है। कोई डाउट इसके अंदर? यहां तक क्लियर है सारी कहानी अभी तक जो भी हुआ? तो बैंक आपको सबसे पहला स्टेप ये है, सरफेसी के तहत बैंक आपको डिमांड नोटिस भेजेगा कि 60 दिन के अंदर पैसा चुका दो, वरना मैं आपकी बिल्डिंग को अपने पोजेशन में ले लूंगा। और आप क्या कर सकते हो? आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सिर्फ बैंक से या तो रिक्वेस्ट करोगे या ऑब्जेक्शन रेज करोगे, जिसका जवाब बैंक आपको 15 दिन के अंदर दे देगा। अच्छा, अब बैंक ने आपको 15 दिन के अंदर जो है वो रिप्लाई कर दिया, ठीक है, बैंक ने बता दिया, अपने वैलिड रीजन दे दिए आपको, तो फिर बोरोवर के पास फिर क्या ऑप्शन है? फिर कोई ऑप्शन नहीं है, चुपचाप बैठो, अब जो करेगा बैंक ही करेगा। हाँ, बैंक अगर आपको रिप्लाई नहीं देता 15 दिन के अंदर, तो फिर आप डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जा सकते थे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो बैंक ने आपको दे दिया रिप्लाई, और बैंक जनरली रिप्लाई दे ही देता है, ठीक है, ऐसा होता कम ही है कि बैंक रिप्लाई ना करे। हाँ, बोरोवर रिप्लाई ना करे या कुछ वो करे, वो एक अलग बात होती है, लेकिन बैंक प्रोफेशनल एंटिटी होता है और बैंक को तो लोन रिकवर करना है अपना। अगर बैंक को रिप्लाई नहीं करना होता तो वो आपको नोटिस ही क्यों भेजता? तो बैंक ने आपको नोटिस भेजा, 60 दिन के अंदर पैसा चुका दो, और आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज आपको 60 दिन के अंदर अंदर ही करना है, बैंक ने आपको 15 दिन के अंदर रिप्लाई कर दिया, बैंक ने अपने वैलिड रीजन बता दिए, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे ही 60 दिन खत्म हुए, अब मान लेते हैं 60 दिन खत्म हो गए, यानी कि 20 जून आ चुका है, तो
अब बैंक एक्शन लेगा, और वो एक्शन लेगा सेक्शन 13(4) के तहत। 13(2) के तहत आपको डिमांड नोटिस भेजा, और जो एक्शन लेगा वो 13(4) के तहत भेजेगा। और ये एक्शन क्या है? बैंक आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपने कोलेटरल रखवाई थी, उसको अपने पोजेशन में ले लेगा। तो बैंक क्या क्या एक्शन ले सकता है? अगर जो बोरोवर है, यानी कि आप, यानी कि मैं डॉक्टर गौरव गर्ग, मैं उधार करता हूं, उधार उधार ले रखा है मैंने, बोरोवर हूं, या कोई गारंटर है कि भाई किसी और ने गारंटी ली थी कि नहीं गौरव तो दे देगा, या मॉर्टगेजर, वो भी मैं ही हूं, मैंने अपना मॉर्टगेज किया बिल्डिंग। अगर मैं फेल कर जाता हूं, 60 दिन में कोई पेमेंट बैंक को नहीं दे पाता, और बैंक ने मुझे रिप्लाई भी कर दिया था, बैंक मेरी रिक्वेस्ट को भी नहीं मानता, और 60 दिन का पीरियड खत्म हो जाता है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक मेरी जो एसेट हैं, सिक्योर्ड एसेट, जो उनके मैंने बैंक के पास रखवाए थे, बैंक उनका पोजेशन ले लेगा। ठीक है, बैंक पोजेशन ले लेगा, या बैंक मेरे बिजनेस को पूरा ओवरटेक कर लेगा, मेरी जो मैनेजमेंट है स्टडी आईक्यू की, उसको टेक ओवर कर लेगा, अपनी खुद की मैनेजमेंट भेज देगा, और वो बिजनेस चलाएंगे। या फिर बैंक किसी पर्सन को अपॉइंट कर देगा कि आप इस बिजनेस को चलाओ। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक्शन बैंक ले सकता है। देखो, एक बात याद रखो, जो भी मैंने कोलेटरल रखवाया, ये जरूरी नहीं है कि बैंक उसे बेचेगा ही बेचेगा, वो केस बाय केस बेसिस पे डिपेंड करता है। मान लो मेरे अच्छा खासा कोचिंग चल रहा है, तो बैंक कहेगा यार एक काम करो, इस बिजनेस को बेच के क्या फायदा है, ये तो वैसे ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो हम ही चला लेते हैं इसे, तो मेरा कोचिंग बैंक चला लेगा, ये भी पॉसिबल है। या मेरी जो बिल्डिंग है, बैंक उसको किराए पे दे देगा, उससे पैसा वसूल कर लेगा। बैंक कहेगा चल यार बिल्डिंग, ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट अच्छे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, तो इसको अभी नहीं बेचते, बाद में बेचेंगे, अभी किराए पे चलने दो, किराए पे चढ़ा देगा। बैंक के हाथ में है, बैंक उसका क्या करता है, बैंक उसको लीज पे दे, असाइन कर दे किसी को, या सेल कर दे, या मेरे बिजनेस को बैंक लीज पे दे दे, किसी और को असाइन कर दे, सेल कर दे, या किसी मैनेजर को अपॉइंट कर दे जो मेरा बिजनेस चला रहा है, सब बैंक के हाथ में है। एक बार मैं डिफॉल्टर बन गया, तो फिर बैंक ही करेगा जो करेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, चलो मान लेते हैं बैंक ने पोजेशन में ले ली बिल्डिंग। क्या ये पोजेशन में लेना इतना सिंपल होता है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इतना सिंपल नहीं होता, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सरफेजी में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता। मान लो कोई जमीन का टुकड़ा है, वो मैंने रखवा दिया था गिरवी, उसको तो जाके बैंक सीधा पोजेशन में ले लेगा, लेकिन अब मेरी बिल्डिंग है, उसको क्या मैं खुद ही खाली कर दूंगा, आओ बैंक आके ले लो? नहीं, ऐसा नहीं होता, इतने शरीफ नहीं होते लोग। तो बैंक क्या करता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद लेता है। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मदद लेता है, उनको वो नोटिस भेजता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर पुलिस वुलिस भेजता है साथ में खाली करवाने के लिए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक्शन लेना होता है, ये 1 महीने का टाइम मिलता है वैसे, और जरूरत पड़ने पे 1 महीना और, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एक्शन लेता है, वो 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, जनरली तो ऐसा होता है। और वरना अगर किताबी बात करें तो ठीक है, बैंक ने पोजेशन ले लिया, चलो ले लिया तो अब ले लिया। अब एक बात बताओ, अब मेरी बिल्डिंग का पोजेशन बैंक के पास, पोजेशन लेने के बाद बैंक क्या करेगा? सबसे पहले वो अखबार में निकलवाएगा इस चीज को कि मैंने पोजेशन ले लिया है। जिस दिन पोजेशन लिया, जैसे मान लो 20 जून तक 60 दिन एक्सपायर हो गए, फिर लेट सपोज कि चलो 1 जुलाई को बैंक ने पोजेशन ले लिया। ठीक है, 20 जून के बाद कभी भी बैंक पोजेशन ले सकता है अंडर सेक्शन 13(4). मान लेते हैं कि उसने 1 जुलाई को ले लिया, तो 1 जुलाई को जैसे ही पोजेशन लिया, 7 दिन के अंदर अंदर उसे न्यूज़पेपर में ये डलवाना पड़ेगा कि उसने पोजेशन ले लिया। और ये न्यूज़पेपर जो होना चाहिए, 2 न्यूज़पेपर में होना चाहिए, एक तो इंग्लिश और एक वहां पे जो भी भाषा चलती है वो। मान लो दिल्ली, अब दिल्ली में है क्योंकि मेरा, ठीक है, पूरा सेटअप दिल्ली में है, तो दिल्ली के अखबार में, दिल्ली में इंग्लिश और वर्नैकुलर में वहां पे हिंदी चलती है, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल 2 अखबार में 7 दिन के अंदर अंदर उसे बैंक को छपवाना पड़ेगा। समझ में आया कि पोजेशन ले लिया? ठीक है, अब बैंक ने जब पोजेशन ले लिया, अब मेरे पास क्या कोई ऑप्शन है? हाँ, अब ऑप्शन है, वो ये कि 45 दिन के अंदर अंदर मैं डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जा सकता हूं। 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग पोजेशन। तो 1 जुलाई को बैंक ने मेरा
जो बिल्डिंग है अपने पोजेशन में ले लिया, ठीक है। तो अब मैं इसके खिलाफ अगले 45 दिन यानी कि मैं 15 अगस्त तक 45 दिन के अंदर डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जा सकता हूं और अपील कर सकता हूं कि देखो ये गलत हो रहा है, मेरी बिल्डिंग बैंक ने अपने पोजीशन में ले ली, प्लीज रहम करो। जज जो है मैं उनको अपना केस प्रेजेंट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जज मुझे रिलीफ दे दे। अगर जज को मैं कन्विंस कर पाता हूं, अच्छा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल क्या होता है? देखो ट्राइब्यूनल मतलब होता है कोर्ट। एक विशेष पर्पज के लिए अगर कोई कोर्ट बनाया जाता है तो उसे ट्राइब्यूनल बोलते हैं। ये ट्राइब्यूनल यानी कोर्ट क्यों बनाया गया है? डेट रिकवरी के लिए, लोन रिकवरी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एक कोर्ट होता है, मैं उसमें जज के आगे गुहार लगाऊंगा, लेकिन मुझे ये काम 45 दिन के अंदर अंदर करना है। जिस दिन मेरी बिल्डिंग का पोजेशन ले लिया उसके 45 दिन के अंदर अंदर। अब अगर मैंने जज को कन्विंस कर लिया तो जज से मैं स्टे ले आऊंगा, यानी कि मुझे और टाइम मिल गया, यानी बैंक को मेरी बिल्डिंग का पोजेशन छोड़ना पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा फिर टाइम बाय करने की और मैं लोन चुकाने की कोशिश करूंगा। मान लो जज कहता है नहीं भाई, आपके केस में उतना दम नहीं है, बैंक ने जो किया सही किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल में जा सकता हूं, DRAT में 30 दिन के अंदर अंदर। कोई डाउट इसमें? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, देखो एपेलेट मतलब क्या होता है? एपेलेट मतलब ही होता है अपील करना, यानी जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया उनका जो जुरिस्डिक्शन था, मैं 30 दिन के अंदर उसको चैलेंज कर सकता हूं डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल में। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मुझे 50% जो अमाउंट है नोटिस में जो या बुक वैल्यू जो है वो मुझे कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा, तब मैं DRAT के पास जा सकता हूं। यानी कि मैं DRT के पास गया, 45 दिन के अंदर अंदर मुझे काम करना है, DRT के पास जाना है। DRT ने कहा नहीं भाई हमारी तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं है आपको। फिर मैंने ये डिसीजन चैलेंज किया DRAT में, तो एपेलेट ट्राइब्यूनल, लेकिन कंडीशन ये है 50% पैसा मुझे जमा कराना होगा। 50% का मतलब क्या है? मैंने 50 करोड़ का लोन लिया था तो 25 करोड़ रुपए मुझे अप फ्रंट जमा कराने पड़ेंगे DRAT में, तब वो मेरी अपील सुनेंगे। अगर मैंने डिपॉजिट नहीं कराया अमाउंट तो मेरी अपील नहीं सुनी जाएगी, अपील विल नॉट बी हर्ड टिल द अमाउंट इज डिपॉजिटेड, क्योंकि वरना मैं यूं ही अदालत का टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो 25 करोड़ जमा कराओ पहले, फिर आओ हमारे पास, ये कहता है DRAT। और DRAT में जो अपील फाइल होगी DRT के डिसीजन के खिलाफ, वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अब मान लो DRAT ने भी कह दिया नहीं भाई नहीं, बैंक सही कर रहा है जो कर रहा है, बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर अब बैंक क्या करेगा? तो बैंक सेल नोटिस देगा मुझे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है इस तारीख को नीलाम करूंगा। अब ये जो सेल नोटिस होगा ये कम से कम 30 दिन का होना चाहिए, सेल नोटिस 30 दिन का होना चाहिए। उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है बैंक उसका एक रिजर्व प्राइस रखेगा कि भाई कितने में बेचने की कोशिश करूंगा। अब मान लो मैं कहता हूं कि यार वो प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है, ऐसे बात नहीं बनती, बैंक मेरे से नहीं पूछेगा, बैंक का अपना एक टीम होती है जो उस प्रॉपर्टी का रेट डिसाइड करेगी। देखो इसमें जनरली जो होता है मैं बता देता हूं आपको, बैंक थोड़ा सस्ते में बेचता है क्योंकि बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, बैंक को तो बस अपना लोन रिकवर करना है। अब मान लो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर 50 करोड़ में भी बिक गई तो भी बैंक का वो तो कवर हो गया, हाँ नुकसान मेरा होगा। तो यही सब चीजें मैं जज के आगे बोलूंगा कि सर देखो मेरी तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ये वो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे तब चुका दूंगा। मैं सारी कोशिश करूंगा जज को कन्विंस करने की। जज अगर कन्विंस नहीं होगा तो बैंक मेरी प्रॉपर्टी बेच देगा। तो बैंक ने तो अगर 50 की बेच दी तो भी बैंक को तो लोन मिल गया। इसीलिए सरफेजी में जो नीलामी होती है ना, जब उनमें आपको रिलेटिवली सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है, बाजार से 20-25% सस्ती मिल जाती है, तो काफी लोग उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन बेचने से पहले 30 दिन पहले मुझे कम से कम बताना पड़ेगा बैंक को, यानी सेल नोटिस देना पड़ेगा 30 दिन का कि 30 दिन के बाद मैं ये आपकी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, और बैंक फिर उसे बेच देगा और पैसा ले लेगा। अब मान लो बैंक ने 75 करोड़ की बेची, ठीक है, तो 50 करोड़ बैंक अपने पास रख लेगा जो आपको देने थे और 25 आपको दे देगा। जो भी लोन अमाउंट से ज्यादा पैसा होता है वो बोरोवर को चुका दिया जाता है। और ये बेचने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आजकल मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली क्या होता है, ऑनलाइन होती है ऑक्शन ज्यादातर, ठीक है, ऑनलाइन होती है। दूसरी बात ये जो सेल का नोटिस है ना, ये भी न्यूज़पेपर में डलवाना पड़ेगा बैंक को, दो न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश में और एक वर्नैकुलर जो उस जगह पे जिसकी सर्कुलेशन अच्छी है, ठीक है। और फिर फाइनली वो दिन आएगा, ऑक्शन हो जाएगा। और ऑक्शन जब होता है तो कैसे होता है? चलो मान लेते हैं 80 करोड़ का घर बिका,
तो जिस भी व्यक्ति ने खरीदा है 25% पैसा उसे तुरंत देना पड़ेगा और बाकी 75% उसको 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैंक चाहे तो ये 15 दिन का पीरियड मैक्सिमम 90 दिन तक बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जनरली ये 15 दिन का ही होता है, लेकिन बैंक चाहे तो केस बाय केस बेसिस पर उसे 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है। 25% तुरंत देना पड़ता है और 75% 15 दिन के अंदर या बैंक के डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 90 डेज तक देना पड़ता है। कोई डाउट इसमें? तो एक बार फटाफट सरफेजी को समअप कर लेते हैं अभी तक जो भी चीज हुई है। क्या हुआ भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लोन लिया 50 करोड़ का, मैंने चुकाया नहीं, बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपी अकाउंट हो गया। अब सबसे पहला स्टेप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, 90 दिन देखा भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, अब तो पानी सर के ऊपर हो गया और सरफेजी लगाते हैं। तो सबसे पहले मुझे सेक्शन 13(2) के तहत मुझे डिमांड नोटिस जाएगा, अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेजी 60 दिन के अंदर पैसा चुका दो। ठीक है, अब जब ये मुझे नोटिस मिला मैं घबरा गया, या तो मैं ऑब्जेक्शन रेज करूंगा या मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीड करूंगा बैंक से, नहीं ऐसा मत करो। बैंक ने मेरे ऑब्जेक्शन का या रिक्वेस्ट का जवाब मुझे 15 दिन के अंदर देना है, 15 दिन के अंदर अंदर बैंक बाध्य होगा। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर बैंक जवाब दे देगा और एक बार जवाब मिल गया तो फिर मैं कुछ और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा फिर बैंक को ईमेल करूंगा, नहीं मैं आपके जवाब से खुश नहीं हूं ना, कुछ नहीं। बैंक ने अपने वैलिड रीजन दे दिए, खत्म। उसके बाद बैंक क्या करेगा, पोजेशन ले लेगा, 60 दिन वेट करेगा। 60 दिन तक अगर मैंने नहीं चुकाया पैसा तो बैंक मेरी प्रॉपर्टी जो है उसको अपने पोजेशन में ले लेगा। जब पोजेशन में लेगा तो 7 दिन के अंदर अंदर बैंक को अखबार में बाइलिंगुअल छपवाना पड़ेगा कि भाई देखो पोजेशन में ले लिया। ठीक है, उसके बाद जब बैंक ने पोजेशन में ले लिया तब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जाऊं। 45 दिन के अंदर अंदर मुझे अपील डालनी है डीआरटी में। ठीक है, डीआरटी ने अगर मुझे रिलीफ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर मुझे 30 दिन के अंदर अंदर डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील करनी है। 30 दिन के अंदर अंदर डीआरटी के फैसले के आने के 30 दिन के अंदर अंदर और 50% पैसा जमा करवाना है। अगर डीआरटी ने भी मुझे रिलीफ नहीं दिया तो बैंक मेरी प्रॉपर्टी बेच देगा, 30 दिन का नोटिस देगा और ये नोटिस जो है बाइलिंगुअल और इंग्लिश में अखबार में छपवाएगा और 30 दिन के बाद प्रॉपर्टी सेल करके मुझे सेल सर्टिफिकेट दे देगा और बैंक अपना पैसा वसूल कर लेगा। समझ में आया सरफेजी? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कोई बोरिंग नहीं है। हाँ आप खुद पढ़ोगे तो बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये जिस तरह से मैंने आपको समझा रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, तो इसमें आप एक्साइटेड होंगे और आप अपने कोई भी दोस्त जो सरफेजी या लोन रिकवरी में काम कर रहा है उसे पूछ लेना कि ऐसा ही होता है ना, और वो कहेगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। सर को कैसे पता? वो तो ये कहेगा सर को इतना कैसे पता? तो हमें पता है तभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनीवेज, तो सेल नोटिस कितने का दिया जाता है? 30 दिन। अच्छा इसमें एक बात और बता देता हूँ, मान लो बैंक ने घर बेचने की कोशिश करी, बिल्डिंग बेचने की कोशिश करी, लेकिन पहली बार में नहीं बिकी, या तो लोग नहीं आए या उतना पैसा नहीं मिल पाया जितना बैंक ने सोचा था, तो बैंक फिर दूसरी कोशिश करेगा, दूसरी नहीं तो फिर तीसरी कोशिश करेगा। और जो भी सेकंड या थर्ड ऑक्शन होगा उसमें 15 दिन का नोटिस होता है, उसमें 30 दिन का नहीं होता। बैंक सिर्फ आपको 15 दिन पहले बताएगा, ठीक है, मिनिमम 15 दिन पहले बताएगा, मिनिमम 30 दिन पहले नहीं बताएगा। जब सबसे पहली बार ऑक्शन होता है ना प्रॉपर्टी का, तो 30 दिन पहले बताना पड़ता है, 30 दिन पहले सेल नोटिस देना पड़ता है कि भाई देखो 30 दिन बाद हम आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, मिनिमम 30 दिन। उसके बाद जब सेकंड या थर्ड टाइम ऑक्शन के लिए ट्राई करेगा तो सिर्फ नोटिस 15 दिन का होता है। ठीक है, तो ये वही सब है कि बोरोवर को 30 डेज का नोटिस मिला कि सेल कर देंगे आपके जो एसेट्स हैं, और जो नोटिस है ये 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में आना चाहिए, एक तो इंग्लिश में और एक जो वहां पे लैंग्वेज चलती है, अगर हिंदी तो हिंदी, मलयाली, तमिल, तेलुगु जो भी चलता है वहां पे। अगर पहली सेल फेल हो जाती है किसी कारण से तो दोबारा ट्राई किया जाएगा और तब नोटिस 30 दिन की बजाय 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, और बिड के कई तरीके होते हैं, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है सब काम, लेकिन एक वो भी तरीका है सील्ड एनवेलप में आप अपनी बिड दे सकते हो, या फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक बोलता है 20 करोड़, अगला व्यक्ति बोलता है 21 करोड़। जनरली ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन बिडिंग होती है और सील्ड एनवेलप होता है, उसमें जिसकी बिड सब ज्यादा होती है उसको वो मकान बिक जाएगा, उसको वो बिल्डिंग दे दी जाएगी। फिर जो भी सबसे ज्यादा बिड करेगा, जो भी अमाउंट में फाइनली बिका, 25% उसे तुरंत डिपॉजिट करना है कंफर्म करने के लिए अपना परचेज, और बचा हुआ 75% आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर बैंक चाहे तो इस 15 दिन को बढ़ा के मैक्सिमम 90 दिन तक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेजी।
अब एक बार सरफेसी में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जब बैंक 60 दिन का नोटिस देता है, डिमांड नोटिस, पोजेशन लेने के लिए कि 60 दिन का टाइम दे रहे हैं वरना पोजेशन में ले लेंगे, तो ये है सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेसी। फिर जब पोजेशन में लेने के लिए आप चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हेल्प मांगते हो तो सेक्शन 14 है वो। ठीक है, ये काम 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, यानी 2 महीने का टाइम मिलता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। वैसे तो 1 महीने का मिलता है, वो 1 महीना और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। आप डीआरटी में जब फाइल करते हो, डीआरटी में जब आप पोजेशन ले लिया उसके खिलाफ जब आप डीआरटी में जाते हो 45 दिन के अंदर, वो है सेक्शन 17। जब डीआरटी के निर्णय में आप अपील फाइल करते हो डीआर80 में 50% जमा करा के, ठीक है, तो वो है सेक्शन 18। इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड देखते हैं अब। जब डिमांड नोटिस जाता है तो 60 दिन का टाइम मिलता है आपको पैसा चुकाने के लिए, वरना बैंक पोजेशन में ले लेगा। जब आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो या रिक्वेस्ट करते हो तो बैंक को रिप्लाई देना होता है 15 दिन के अंदर अंदर आपको। जब आप डीआरटी में, जो आपको टाइम मिलेगा ना, बोरोवर को डीआरटी जाने का टाइम मिलेगा पोजेशन के खिलाफ, तो 45 दिन के अंदर अंदर डीआरटी में जाना है। डीआरटी के डिसीजन के खिलाफ अगर डीआर80 में अपील करनी है एपेलेट ट्राइब्यूनल में, डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर करनी है। डीआरटी के डिसीजन आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर डीआर80 में अपील फाइल करनी है। जो पहला ऑक्शन होगा यानी नोटिस बिफोर सेल, वो 30 दिन का होगा। ठीक है, और आपको 25% पेमेंट तो वहीं देनी है, बाकी 75 आपको 15 दिन के अंदर देनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है सरफेजी में। और सरफेजी में कुछ लेटेस्ट चेंजेस भी आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरफेजी का जो कानून है वो कोऑपरेटिव बैंक पे भी अप्लाई होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था 2020 में, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक भी वसूली कर सकते हैं सरफेजी के तहत। क्या सरफेजी का कानून नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे अप्लाई होता है? हाँ, उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे जिसकी मिनिमम वैल्यू 100 करोड़ रुपए है और लोन कम से कम 20 लाख रुपए का होना चाहिए, तभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी सरफेजी कानून के तहत वसूली कर सकती है। ठीक है, कंडीशन क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कम से कम 100 करोड़ के एसेट वाली होनी चाहिए, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होनी चाहिए मतलब, और 20 लाख रुपए का लोन मिनिमम होना चाहिए, तब वो सरफेजी के तहत वसूली कर सकती है। तो ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। एंजॉय करिए, बैंकिंग अवेयरनेस को भी एंजॉय करिए। मैं जानता हूं कि बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत डर लगता है लोगों को, लेकिन अभी तक 3 लेक्चर आए हैं और तीनों ही लेक्चर मैंने ऐसे पकड़े हैं जानबूझ के जो सबसे ज्यादा डरावने, चाहे वो बेजल नॉर्म्स हो, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो, जो डरावने हैं, भयावह हैं, जिनसे डर लगता है, जो बोरिंग है, जानबूझ के। ये मेरा स्टाइल है। मैं चाहता तो कोई इजी चैप्टर भी पढ़ा सकता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पढ़ा सकता था मैं आपको, या मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से शुरू कर सकता था। नहीं, मैं पहले टफ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है एक बार आपका अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप हर रोज मुझसे वीडियो मंगा करोगे कि सर अगला टॉपिक कब आएगा, इंतजार नहीं हो रहा, और वो भावना आप लोगों के अंदर में लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 का वेट करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है ये बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक। मिलते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।